हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड की PYQ सीरीज के पार्ट 6 छठे पार्ट को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? भारत में सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? तो यहां पर आपके ऑप्शन है RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, NR माधव मेनन या प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो यहां पर करेक्ट आंसर है PC महालनोबिस, जिनको सांख्यिकी का जनक माना जाता है भारत में। यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है PC महालनोबिस। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में हुआ था। उन्हें महालनोबिस दूरी के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जो एक सांख्यिकीय माप है। भारत के पहले योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना भी की थी। तो यह है PC महालनोबिस और अभी इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया गया था 29 जून को। यह भी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस सेइंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैंस इज रिलेटेड टू। ये जो कोट है, ये जो फेमस एक कहावत है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन इज रिलेटेड टू, इनमें से किसके लिए है? तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रपति आपात, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या फिर राइट्स अंडर सिटीजनशिप्स, नागरिकता अधिकार के अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर है फंडामेंटल राइट जो है, इसके लिए ये कहावत है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी जो हमने फेमस कोट देखी जो कही गई है, इस कथन का अर्थ है कि एक स्वतंत्र समाज में सरकारी नियम निश्चित और समझने योग्य होने चाहिए। कानून इतने जटिल नहीं हो सकते हैं कि वे औसत नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोकते हैं। न ही सरकार के नियम अपनी मर्जी से बनाए या बदले जा सकते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये लिए गए हैं USA से, और इसी के साथ साथ के संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आर्टिकल 12 से 35 तक है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। दीज ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्ड अपॉन द सिटीजंस ऑफ इंडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दीज राइट्स आर इनवॉइडेबल। इन अधिकारों का अगर हनन होता है, इनको नहीं हनन होना चाहिए, इनका अगर हनन होता है तो इनके लिए व्यक्ति कानूनी सहायता भी ले सकता है। जिस समय मूल संविधान हमारा अस्तित्व में आया था, उस समय फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसने बाद में 44वें संविधान संशोधन के बाद में ये रह गए थे हमारे 6। तो सबसे पहले इसमें आता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड एजुकेशन राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा भी कहा है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा, संविधान के किसको, किस चीज को कहा गया है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, ये इसको संविधान की आत्मा का है डॉक्टर BR अंबेडकर ने। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी जिसमें था, जिसको 19F संपत्ति के अधिकार, 44 संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, से हटा दिया गया था। अब इसको अनुच्छेद 301 के अंदर वर्णित करके कानूनी अधिकार के रूप में संविधान में रखा गया है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। गोंडवानालैंड पंजे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित था। गोंडवानालैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोंडवानालैंड में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। एशिया के दक्षिणी हिस्से को गोंडवानालैंड कहा जाता था। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से बने पंजे के दक्षिणी हिस्से को गोंडवानालैंड कहा जाता था। पंजे के उत्तरी भाग में वर्तमान उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया शामिल थे, जिन्हें गोंडवानालैंड कहा जाता था। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, गोंडवानालैंड में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। यहां पर आप एक ग्राफ में, पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हमारी धरती 20 करोड़ साल पहले या उससे भी पहले थी, तो हमारी धरती पर एक महासागर था, जिसको टेथिस सागर बोलते थे। और यहां पर आपको एक बहुत बड़ा धरती का एक भूखंड दिखाई देता था। बाद में ये धरती के भूखंड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना। जो इसका उत्तरी भाग था, इसको लोरेशिया कहा गया, और इसका जो दक्षिणी भाग था, उसको गोंडवाना कहा गया। बाद में जब ये गोंडवाना के हिस्से अलग अलग होकर, जब टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर सरकी, जब ये हुआ, उसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ ये न्यूजीलैंड,
ये सारा भाग जो है ये गोंडवाना लैंड में है। तो अगर पूछा जाता है गोंडवाना लैंड में कौन कौन, दोबारा से देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, ये पूरा भाग जो है ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। और आज के जो निम्नलिखित महाद्वीप गोंडवाना लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया, तो ये सभी हमारे गोंडवाना लैंड के ही पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच भारत रत्न अवार्डी वॉज फेमस एज ए कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट, कौन सा भारत रत्न पुरस्कार विजेता कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायक के रूप में प्रसिद्ध था? क्या वो भीमसेन जोशी जी थे, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां या फिर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक संगीत में जिनको भारत रत्न में मिला। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। जो सुब्बलक्ष्मी जी थी कर्नाटक शास्त्रीय गायक थी, उन्होंने गायक में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीता था और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय थी। सुब्बलक्ष्मी को गीतों की रानी भी कहा जाता है। Which one out of the following statements about आर्यभट्ट सैटेलाइट is incorrect? यहाँ पहले आप चेक कर लीजिए, इस चीज को इनकरेक्ट कहा गया है। आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? It was built to conduct experiments in X-ray astronomy, aeronomics and solar physics. क्या वो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स के लिए उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका कंडक्ट किया गया था? आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, क्या वो भारत की पहली सैटेलाइट थी? इट वॉज मेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो इसरो ने बनाया था? आर्यभट्ट वॉज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, क्या उसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आर्यभट्ट के बारे में करेक्ट है, ये ऑप्शन भी आर्यभट्ट के बारे में करेक्ट है और ये भी आर्यभट्ट के बारे में करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट को सतीश धवन सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च नहीं किया गया था। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, इसकी पिक्चर है। आर्यभट्ट द फर्स्ट अननेम्ड अर्थ सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया, इट वाज नेम्ड फॉर ए प्रोमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द 5th सेंचुरी। जो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया था। इसरो बिल्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 19 अप्रैल 75। किसने लॉन्च किया था इसको? सोवियत यूनियन ने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। सतीश धवन सेंटर श्री हरिकोटा से नहीं हुआ था इसका लॉन्च। सो आर्यभट्ट वाज इंस्ट्रूमेंटेड टू एक्सप्लोर कंडीशन इन अर्थ आयोनोस्फेयर, मेजर न्यूट्रॉन्स एंड गामा रेज फ्रॉम द सन एंड परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के लिए इसको लॉन्च किया गया था और किसकी मदद से लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन की मदद से। द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार, इनकोस्पार कौन थी? जो इसरो से पहले जब बना था ये संगठन, तो कमेटी जो बनी थी इसको इनकोस्पार का नाम दिया था। वॉज एस्टेब्लिश बाय जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE इन 1962 में बना था ये। द इनकोस्पार बिकेम इसरो इन 1969। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। इसरो इज द स्पेस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु, कर्नाटका। ISRO is the primary agency in India to perform tasks related to space-based application, space exploration, and the development of related technologies. ISRO also launched the first IRS remote sensing satellite in 1988. ISRO ने अपना जब अस्तित्व में आने के बाद में 1988 में अपना पहला सैटेलाइट IRS जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था वो खुद लॉन्च किया था। और उससे पहले जो पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट था वो सोवियत यूनियन की मदद से 1975 में 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉन्ज इन एन अलॉय ऑफ टू मेटल्स, नेमली कांस्य दो धातुओं का मिश्र धातु है। कौन सी दो धातुएं हैं जो मिश्र धातु से जिनसे कांस्य बनता है, ब्रॉन्ज बनता है? क्या वो कॉपर और लेड है, कॉपर और टिन है, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन है? क्या वो तांबा और लेड है, तांबा और जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम या फिर तांबा और लोहा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कॉपर एंड टिन। तांबा और जस्ता से मिलकर जो मिश्र धातु तैयार होती है उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। मैं कहूँगा दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर? संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? भाई सीधा सीधा पूछा गया है कि संविधान के अंदर किस आर्टिकल के तहत शक्ति मिलेगी भाई संशोधन किया जा सकता है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो जो भी कानून पहले बने हुए हैं या जो नए बनाए हैं उनके अंदर संशोधन कर सकते हैं।
संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा भी सकती है। तो ये अनुच्छेद 368 361 अनुच्छेद 226 के अनुसार भारत के किसी क्षेत्र के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति, जो भी उच्च न्यायालय उनको रिट जारी करने की शक्ति किस में आ जाती है, वो हमारे अनुच्छेद 226 में आ जाती है। आर्टिकल 356 जो है, जो राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित है कि भाई राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 356 में मिलती है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुला सकते हैं वो अनुच्छेद 108, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 से प्राप्त होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे आर्टिकल से जो एग्जाम में आते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पूछा है करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है। नादिर शाह अटैक दिल्ली इन 1739, क्या नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली वाज एन अफगान रूलर, अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ। तो यहां पर आंसर है पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। फारस के सम्राट नादिर शाह उत्तरी भारत पर आक्रमण किया उन्होंने 1739 मार्च में दिल्ली पर हमला किया। उन्होंने उनकी सेना ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को आसानी से हरा दिया था और अंततः युद्ध के बाद मुगल राजधानी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। नादिर शाह ये वही व्यक्ति हैं, नादिर शाह जिन्होंने कोहिनूर हीरा, जो हमारा कोहिनूर हीरा जो आज ब्रिटिशर्स के पास है, और जो तख्त ताऊस जिसको पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता था, वो अपने साथ फारस लेकर वापस लौट गए थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी तख्त ताऊस पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला आखिरी शासक कौन था, तो आखिरी शासक था मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह को ही तो इन्होंने हराया था। जो मुगलों से लड़ाई हुई थी उस वक्त बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह था। अब बारी आती है अहमद शाह अब्दाली के बारे में जानने की, जिन्हें अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था। सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक बना। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। अब्दाली को अफगान कबीलों की पारंपरिक पंचायत जिरगा ने शाह बनाया था, जिसकी बैठक पश्तूनों के गढ़ कंधार में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में 25 वर्षों तक शासन किया था। IUCN इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। IUCN का मुख्यालय कहां पर स्थित है, कहां में स्थित है। क्या वियना में स्थित है, ग्लैंड, नैरोबी या फिर पेरिस। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ग्लैंड, जो न्यूजीलैंड की एक जगह है, वहां पर IUCN की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। निजामुल मुल्क आसफ जाह वाज द फाउंडर ऑफ विच स्टेट। निजामुल मुल्क आसफ जाह किस राज्य के संस्थापक थे। क्या वो दिल्ली के संस्थापक थे, अवध के, हैदराबाद के या फिर बंगाल के। तो यहां पर करेक्ट आंसर है हैदराबाद के संस्थापक थे निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिनको मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में करा जाता है मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी, जिनको निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से भी जाना जाता है, वॉज द फेमस निजाम ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद के फेमस निजाम थे। आफ्टर द मुगल रूलर औरंगजेब के बाद हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द आसफ जाही डायनेस्टी, जिन्होंने आसफ जाही डायनेस्टी की फाउंडेशन नींव रखी। ही फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट in 1724 and ruled from 31st July 1722 1 June 1748। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी इन्होंने, इसकी नींव रखी थी और अपनी मृत्यु तक इन्होंने वहां पर शासन किया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेते हैं आज का एक और क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने पूछा था बिलो आर पेयर्स ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन एंड द गेम्स दे प्ले, विच पेयर इज इनकरेक्ट। तो यहां पर जो पेयर इनकरेक्ट है वो नीलम जसवंत सिंह, जिनका रेसलिंग यहां पर दिया गया है। ये हैं खिलाड़ी डिस्कस थ्रो की, तो ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का गलनांक डैश होता है, क्या होता है। 500 नोके, 200 नोके, 400 नोके या फिर 300 नोके। इन चारों में से इसका कोई उत्तर है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब KVS PRT का भी सुनने में आ रहा है कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। और इसी के साथ ही साथ DSSB ने तो अपनी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकाल ही दी है। तो आप सभी जो भी एस्पिरेंट्स उसके लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर से ही लिए जा रहे हैं। क्योंकि TSSB का जो पेपर आता है उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इनको एक बार ज़रूर तैयार कीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार इनको देख ही लीजिए, जिससे कि कई बार हमारे माइंड में वो चीज़ें रिकॉल कर जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।